फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का द लास्ट टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो राधे राधे, सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, क्योंकि आज है सिर्फ इसका लास्ट पार्ट जो हमें पढ़ना बाकी है। बाकी सारे पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो सारे के सारे पार्ट्स पहले जाके वो देखो, उसके बाद ये देखने आना। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो डेमोक्रेसी को हमने किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा, गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ा ना। कि डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे कैसे क्या हुआ करता था पहले, फिर कैसे डेमोक्रेसी लाई गई उसके अंदर में, उस कंट्री के अंदर में, तो वो सब हमने पढ़ा इतनी देर से। अब हम क्या देखेंगे, हम गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में डेमोक्रेसी नहीं देखेंगे। अब हम सोशल मतलब जो सोशली है वहां पे हम डेमोक्रेसी देखेंगे कि छोटी छोटी जगह से लेकर बड़े जगह पर तो डेमोक्रेसी हो रही है, पूरी कंट्री में हो रही है, तो क्या छोटे छोटे जगह पे भी डेमोक्रेसी हो रही है, वही हमें देखना है कि किस किस स्टेप्स पे किस किस जगह पे डेमोक्रेसी होती है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का, वो हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को मेजॉरिटी का वोट देकर एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं पार्लियामेंट में, एंड मेजॉरिटी वोट उसको अगर मिलता है तो फिर वही हमारे ऊपर रूल करता है। ठीक है, एक लिमिट के अंदर रह के रूल करता है। हमने ये पढ़ा था कि अगर उसको नेता बना दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने डिजायर के हिसाब से कुछ भी करे। उसे क्या करना है, जो हमारी नीड है उसको सेटिस्फाई करते हुए रूल करना है, ये पढ़ा था। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो रही है कहाँ पे, इंडिया में, और जहां पे भी डेमोक्रेसी है वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि हम लोग मेजॉरिटी वोट देकर ही किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और जो मेजॉरिटी वोट के साथ में जीतता है वही हमारे ऊपर रूल करता है। अभी जैसे बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, बिहार का चीफ मिनिस्टर आज उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे जितने लोगों ने जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट दिया होगा, ऑफकोर्स वही वहां का सीएम, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वहां का सीएम बनेगा जो कि फिर पूरे बिहार पे रूल करेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। अब उस मेजॉरिटी को ये अलाउ किया जाता है कि हम सबके बिहाफ पे तुम डिसीजन लोगे। क्यों, इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये नेसेसरी क्यों हो गया भाई, कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नेसेसरी क्यों हो गया, कि किसी एक के हाथ में हम सारी पावर दे रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब हमारे इंडिया का देखा जाए, मैं जो भी बात कर रही हूँ वो मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो हमारे भारत में देखा जाए तो 140 करोड़ लोगों की आबादी है। अब क्या हर एक इंसान फैसला लेगा, हर एक इंसान डिसीजन करेगा किसी एक टॉपिक पे? नहीं भाई, उनके पास क्या नहीं है भाई, वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है, अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो अपने डेली के शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अब इतने सारे लोगों के लिए डिसीजन लें। हर एक बंदा अपना अपना डिसीजन, अपना नहीं मतलब सबका डिसीजन लें, पॉसिबल नहीं है। एंड कुछ लोगों की तो इच्छा भी नहीं है, अरे जाओ यार जो प्रॉब्लम है वो खुद से देख लो, मेरे को मतलब नहीं है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो इतने ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री में आप रह रहे हो, तो जरूरत है हमें कि हम एक ऐसे नेता को चुने जो वहां पे जाए और हमारे बिहाफ में डिसीजन ले। ठीक है, तो सबसे मेन मोटिव हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाने का यही है, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ना ही टाइम है ना ही डिजायर है, और हमें पता ही नहीं है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब मान लो कोई इशू चल रहा है और बोला जाए कि या तो यूएसए के साथ में दोस्ती करो, अमेरिका के साथ में, या तो चाइना के साथ में करो, या रशिया या जापान के साथ में करो। अब आपको ये बोल दिया जाए कि आपको किसी एक के साथ में दोस्ती करनी है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि कौन सी कंट्री सही है कौन सी कंट्री गलत है। जब आपको ये बात पता ही नहीं होगी तो आप किसके साथ दोस्ती करोगे? हो सकता है कि आप गलत डिसीजन ले लो और किसी और कंट्री के साथ में दोस्ती कर लो। इसलिए यहाँ पे हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। Even if the citizen does not have the time, the desire, ये सब हमने पढ़ा। This gives us a clear but minimum understanding of democracy। तो अब हमें ये पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, कहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हमें ये पता है। बट अब एक होता है मिनिमल डेमोक्रेसी और एक होता है गुड डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या है, तो मिनिमल डेमोक्रेसी का मतलब है कि हाँ चलो ठीक है, काम चलाओ डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, और एक गुड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि ये कंट्री एकदम आइडियल है। ठीक है, यहाँ पे हर एक रिस्पेक्ट के थ्रू डिसीजन लिया जा रहा है, हर एक रूल फॉलो हो रहा है, और ये काफी अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है इस कंट्री का। तो ये होता है गुड डेमोक्रेसी के अंदर में। अब आपके बुक के नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है कि समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। जस्ट रीड दिस। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि अब हम घर में अपने फैमिली में हम देखें कि कैसे हम डेमोक्रेटिक हैं। We are a very democratic family। कैसे हैं हम डेमोक्रेटिक फैमिली? Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at the consequences। अब एक फैमिली का अगर डिसीजन लेना है तो ऑफकोर्स सब लोग एक साथ बैठोगे, उस टॉपिक पर डिस्कशन करोगे, फिर एक कंक्लूजन पे निकलोगे। माय ओपिनियन मैटर्स, लेकिन तभी वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि घर के जो बड़े हैं वही सारे डिसीजन ले लें। अगर एक 5 साल का लड़का भी है या 5 साल का कोई बच्चा है, वो भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है और उसके भी ओपिनियन को हम लोग समझ रहे हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक कहलाएगा। उसके भी ओपिनियन को हम एक इक्वल इंपॉर्टेंस, एक इक्वल मतलब बराबरी का दिया जा रहा है उसको दर्जा, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये जो फैमिली है वो एक डेमोक्रेटिक फैमिली है। घर का आपने देख लिया कि घर में कैसे डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है।
अब यहाँ पर आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स। अब ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जो स्कूल में अपनी क्लासरूम, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है एंड बच्चे बात कर रहे हैं, तो टीचर को नहीं पसंद है कि बच्चे बात करें, तो वो बच्चे को नहीं पसंद है कि ये टीचर हमें टोके कि हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक ऐसा टीचर चाहिए जो कि एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का हो। फिर वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी फैमिली में ऐसा हो रहा है कि घर का जो सबसे बड़ा है, दादा दादी कोई भी हो सकता है, नाना नानी हो सकते हैं, आपके फादर आपकी मदर हो सकती हैं, वो आपके घर में अगर पूरा का पूरा डिसीजन ले रही है, अगर बिना किसी के डिसीजन सुने हुए, बिना किसी के थॉट्स ओपिनियंस को मैटर दिए हुए, तो ये डेमोक्रेसी के अंडर में नहीं आता है। तो फिर उनके मुंह से डेमोक्रेसी की बात अगर वो करते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। अब देखो, अब आपको, अभी आप 9th में हो, फिर आप 10th में जाओगे, 10th में आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपको क्या चुनना है। आपको चुनना है पीसीएम और आपको चुनना है पीसीबी, ये साइंस वालों के लिए है, ठीक है। फिर आता है कॉमर्स और फिर आता है आपके पास आर्ट्स का ऑप्शन। आपके पास ये 4 ऑप्शन आते हैं स्टडी फील्ड में, ठीक है। अब इनमें से कोई एक फैमिली है, मैं 2 फैमिली का लेके आपको चल रही हूँ। पहली फैमिली क्या कह रही है, पहली फैमिली के जो एल्डेस्ट पर्सन है उन्होंने कहा कि तुम्हें पीसीएम ही लेना है और तुम्हें बाद में जाके इंजीनियर ही बनना है। उन्होंने नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें क्या करना है, ठीक है। ये एक पहला हो गया, पहला सिचुएशन। एंड दूसरा सिचुएशन क्या है कि वो एल्डेस्ट पर्सन या जो भी हो वो एक डिस्कशन कर रहे हैं, थॉट ओपिनियन रख रहे हैं कि तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है, तुम किस में जाना चाहते हो। अब बच्चे ने कहा कि जैसे मेरा इंटरेस्ट है कॉमर्स में, या मेरा इंटरेस्ट है आर्ट्स में, या मेरा इंटरेस्ट है बॉटनी में, बायोलॉजी में, मैथ, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट हो, और उसको बोला जाए ठीक है अगर तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है तो तुम 11th क्लास में इनमें से कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हो। तो ये क्या हुआ, एक ही डेमोक्रेसी के अंदर में आया कि यहाँ पर भी उस बच्चे का ओपिनियन मैटर किया गया, मतलब उसको इंपॉर्टेंस दी गई। तो ये 2 तरह के हो गए कि यहाँ पे हम देखा जाएगा तो पहला सिचुएशन था वो डेमोक्रेटिक नहीं था, दूसरा जो सिचुएशन है वो डेमोक्रेटिक है। These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision. A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. अब देखो डिसीजन कैसे लेना चाहिए, किसी एक बात पर कैसे कंक्लूड करना चाहिए। अब हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कशन करोगे तो हम अपने ओपिनियंस बताएंगे ना कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब प्रॉब्लम हमारी है, डिस्कशन डिसीजन कोई और ले रहा है, तो उसे क्या पता कि हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं, मतलब किस चीज़ से हमको प्रॉब्लम हो रही है, उसे नहीं पता होगा ना। वो अपने अकॉर्डिंग जो उसको समझ में आएगा वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। अगर वो डिसीजन में हमें भी इंक्लूड करे, आपको भी इंक्लूड करे, जिसको प्रॉब्लम है इस कंट्री में, जिसको भी प्रॉब्लम है, अगर उसको इंक्लूड किया जाए तब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा, उसके प्रॉब्लम को मैटर करते हुए, ठीक है, इंपॉर्टेंस देते हुए वहाँ पे कंक्लूजन होगा। और वो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो डिसीजन बन के आएगा, वो उसके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन वो जो उसके लिए फायदा कर रहा है, क्या वो डिसीजन दूसरों के लिए नुकसान कर रहा है कि नहीं। डिसीजन होने से, किसी भी टॉपिक पे डिसीजन लेने से हमें यही पता चलता है कि हमने ये डिसीजन तो लिया, लेकिन ये डिसीजन इसके लिए सही है, लेकिन इसके लिए सही है तो क्या सबके लिए सही है। अगर सबके लिए सही नहीं है, मेजॉरिटी के लिए सही नहीं है, तो उस डिसीजन को लिया नहीं जाएगा। उसका एक और उपाय निकाला जाएगा, मतलब एक सही तरीके से देखा जाएगा कि हम इसमें और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टाइम लगता है डिसीजन लेने में, लेकिन हम एक सही डिसीजन पे आकर फाइनली एक कंक्लूजन लेके चले आते हैं कि हाँ भैया ये अब से लागू होगा, अब से यही इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे those who are not powerful have the same in taking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. अब यहाँ डिसीजन में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन पावरफुल है और कौन पावरफुल नहीं है, सबको हम इक्वल मानेंगे। यहाँ पे sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard. क्या यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो एक आइडियल डेमोक्रेसी है। यहाँ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कोई भी कंट्री आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। अब आइडियल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, अब हम वो देखेंगे। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। क्या इंडिया में ऐसा एक भी इंसान है जो भूखे पेट सोता हो? बहुत से लोग होंगे, मतलब लाखों करोड़ों में लोग हो सकते हैं जो भूखे सोते हो, जिनको खाना ना मिलता हो, दिन 2 दिन 4 दिन बीत जाते हो, उनको भोजन ना मिलता हो। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? नहीं। सही डेमोक्रेसी, एक आइडियल डेमोक्रेसी तभी आएगी जब कोई भी भूखा पेट ना सोए। अमेरिका क्या डेमोक्रेटिक है? नहीं भाई, वहां पे भी देखो तो तुम कितने लोग भूखे सोते होंगे। पोवर्टी, जो गरीबी है, भूखमरी है, ये सब क्या है? ये आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर तो नहीं आता। आइडियल डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे सब कुछ सही से चल रहा हो, कोई भी भूखा पेट सो ना रहा हो, कोई भी गरीब ना हो, यही सब क्या आते हैं? आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर में आते हैं। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. अब ये देखो यहाँ पे वोट चोरी का एक टॉपिक चल रहा है कि वोट चोरी हुआ है, उसके बाद एक SIR चल रहा है कि आपको एक फॉर्म भर के लिखना पड़ेगा, वरना आपका जो वोट देने का अधिकार है वो हटा दिया जाएगा। अब ये टॉपिक चल रहा होगा न्यूज़ में, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग में सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को वोट दे रहे हो तो आपके पास भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना किसी और के पास नहीं। किसी एक को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना और किसी एक को एकदम अपॉर्चुनिटी नहीं देना या बहुत ही मिनिमल अपॉर्चुनिटी देना बहुत ही गलत बात है। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर ये भी नहीं आता है। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर तुम ला सकते हो क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सब हो सकता है, लेकिन एक आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर ये सब नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ना इंडिया है ना अमेरिका है, ये एक आइडियल डेमोक्रेसी में नहीं आता है। ये सिर्फ एक डेमोक्रेसी मान सकते हो तुम कि हाँ ये डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये आइडियल डेमोक्रेटिक नहीं है। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. अब हमारे पास आइडियल डेमोक्रेसी के मतलब हम ये भी देख सकते हैं, देखो कोई गवर्नमेंट अगर बन रही है, किसी की सरकार बन रही है, हमें 5 साल का टाइम दिया जाता है कि आप उसका काम देखो, अगर वो आदमी सही से काम कर रहा है तो अगले साल भी वोट देके उसी को जिता दो, फिर वही आपका फिर से 5 साल के लिए बन जाएगा। अगर वो आदमी सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर ये आप ही के ऊपर आता है, मतलब हम सिटीजन्स के ऊपर में आता है कि उनको वापस से या किसी और पार्टी को वोट देके उनको बैठाएं और जो अभी रूलिंग पार्टी में उनको हटा दें। तो ये क्या है, ये भी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो सारी की सारी गलती वो रिप्रेजेंटेटिव की नहीं है, हमारी भी कुछ ना कुछ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि हमने उसको चुन कर भेजा है वहाँ पर। हम किसी भी पार्टी की बात कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। मैं अभी 2 पार्टी का नाम लेकर चल रही हूँ, ठीक है। जैसे अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी में है, अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो वापस से वो बनेंगे, अगर नहीं किए हैं तो ऑफकोर्स कोई दूसरी पार्टी होगी। इस तरह से चलता है। अब फिर 5 साल तक हमें टाइम मिलता है कि आप देखो कि वो पार्टी सही कर रही है कि नहीं कर रही है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। तभी हमें पता चलता है कि कौन सी काम चलाऊ डेमोक्रेसी है और कौन सी अच्छी डेमोक्रेसी है। In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. Our focus is here is with some core institutional features of democracy as a form of government. अब अगले साल you will read more about a democratic society and ways of evaluating it. अब देखो अभी तक आपने बेसिक चीजें पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या थी और डेमोक्रेसी क्यों है और उसके फीचर्स आपने पढ़ लिए। अब आप बड़े होगे धीरे धीरे तो आप और पढ़ोगे या आगे के चैप्टर्स में भी आप अभी और अच्छे से डेमोक्रेसी को समझोगे। ये अभी सिर्फ आपको बेसिक समझाया गया है, ठीक है। At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. अब हम ये समझ चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हर एक स्टेप पे आपको डेमोक्रेसी देखा जा सकता है। डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि पूरी कंट्री में ही सिर्फ देखा जाए, आपके फैमिली में भी देखा जा सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल्स में भी डेमोक्रेसी का एक पॉइंट देखा जा सकता है। मतलब डेमोक्रेसी हर जगह होनी चाहिए, ये बात है। There can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on an equal basis is accepted. The most common form of democracy is ruled through the people's elected representative. आजकल का जो मोस्ट कॉमन वे ऑफ डेमोक्रेटिक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव को चुनो, उसको पार्लियामेंट में भेजो, मतलब उसको मेजोरिटी के साथ में जिताओ और फिर वो आपके रूल करेगा। अब देखो गांव में क्या होता है, वहाँ पे एक सभा बैठाई जाती है, एक पंचायत होती है, ठीक है। वो पंचायती का जो एक राजा होता है वही सबके डिसीजंस लेता है। गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन सबके डिसीजंस एक दिन मान लिया जाए संडे को, ठीक है, संडे मंडे जो भी हो, सोमवार के दिन में वहाँ पे एक सभा बैठाई जाती है। गांव की समस्या का समाधान कौन करता है, पंचायती राजा, पंचायत का जो हेड होता है उसको कौन बनाता है, गाँव के लोग ही उसको इलेक्ट करते। वहाँ भी देखो डेमोक्रेसी चल रही है, गाँव के लोग ही इलेक्ट करते हैं कि अब हम इनको अपना राजा की तरह चुनेंगे। जैसे कि आपने अगर वो देखा होगा श्री कृष्णा जो सीरियल आती थी, वहां पे जो नंद बाबा थे, श्री कृष्ण के जो फादर थे नंद बाबा जो गोकुल के, वहां पे वो क्या थे, वो गोकुल जो गांव था उसके वो क्या थे, लीडर थे, ठीक है। गोकुल गांव के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करते थे अपने गोकुल गांव को। तो वैसे ही अब देखो राजा कौन था, वहां का राजा कंस था, महाराज कंस था, लेकिन उनके अंडर में इतने सारे गांव आते थे तो हर एक गांव का या 2-4 गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, नंद राय बाबा थे। तो इसी तरह से देखा जाए तो हर गांव में एक सभा बिठाई जाती है, एक पंचायती होती है जिसको हम लोग ग्राम सभा भी बोलते हैं। ग्राम यानी कि गांव की सभा। अब यहाँ पे दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। अब हमें इससे ये भी पता चला कि कोई भी एक कंट्री नहीं है जो कि एक परफेक्ट डेमोक्रेसी वाली कंट्री हो। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट डज नॉट मेक इट एनी आइडियल डेमोक्रेसी। अब इस चैप्टर में हमने जो भी रूल्स पढ़े हैं, जो भी चीजें पढ़ी हैं, वो हमें बस एक मिनिमम कंडीशंस फीचर्स बताती हैं डेमोक्रेसी की, एक आइडियल डेमोक्रेसी के फीचर्स नहीं बताती हैं। That every democracy has to try to realize the ideals of a democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. This requires a constant effort to save and strengthen democratic forms of decision making. वही सब बातें रिपीट हो रही हैं कि अगर सही से सबको इक्वल राइट्स दिया जाए, डिसीजन मेकिंग का सबको इक्वल हक दिया जाए, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी है। फिर भी हम आइडियल नहीं बोलेंगे, आइडियल हम नहीं बोलेंगे। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. This is the strength and the weakness of democracy. The fate of the country depends not just on what the rulers do, but mainly on what we as citizens do. वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि कंट्री में क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव की गलती नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदार नहीं है। एज अ सिटीजन आप और हम भी जिम्मेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं, ठीक है। हमारे हाथ में है कि इस देश का क्या होगा, ये आपके और हमारे ही हाथ में है।
दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। अब यही क्या बताता है कि डेमोक्रेसी क्या है और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको ये रूल, आपको ये अलाउ ही नहीं किया जाता है कि आप कुछ भी डिसीजंस लें। डेमोक्रेसी में बस यही एक फायदा है कि आप डिसीजन ले सकते हो, आप अपने इक्वल राइट टू वोट का यूज कर सकते हो। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया या वन पार्टी रूल हो गया, वो सिटीजन्स को पॉलिटिक्स में आने का ही अलाउड नहीं करते हैं। भाई तुम्हारा जो भी थॉट हो, जो भी ओपिनियन हो, तुम अपने तक रखो, हमें नहीं चाहिए। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics. But democracy depends on active political participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. अब देखो, अब हमें यही बताया गया है कि बहुत से डेमोक्रेटिक, वो तो हमने चैप्टर में पढ़ लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज में भाई नहीं काम करने दिया जा रहा था, लोगों को कैसे बोला जा रहा था कि आप इस पार्टी के अंदर नहीं आ सकते। अगर कोई उनके अगेंस्ट में बोलता था तो उनके साथ कैसा होता था, हरास किया जाता था उन्हें। लेकिन इंडिया में क्या ऐसा होता है? नहीं। आप गवर्नमेंट में जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी के टाइम पे, आप उनको कुछ भी बोल देते हो, बट आपके अगेंस्ट में कोई भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिया जाता है, क्योंकि आपके पास राइट टू फ्रीडम का हक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, ये आपके ऊपर है। आपको समझना चाहिए कि आपको किसको क्या बोलना है और किस लिमिट में बोलना है, क्योंकि उनके पास पूरी पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर सकें। वो भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें इलेक्ट किया है, हमने इलेक्ट किया है। अगर उनसे कोई सही काम हो रहा है तो उसकी भी अप्रिशिएशन हमें मिलनी चाहिए। अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके भी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें ही झेलनी पड़ेंगी। तो यही था पूरा चैप्टर का क्रिस्ट जो भी था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। लास्ट पार्ट पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, समझ में तो आ ही गया होगा। अब मुझे इतना शॉर्ट ही है कि इसके बाद आप कोई और लेक्चर देखने नहीं जाओगे, इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, बस कमेंट टाइप करना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।